नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, आज हम राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के टॉप 100% लेके आने वाले, जिसमें से ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके अंदर हम चित्तौड़गढ़ जिले के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान का अगर कोई भी एग्जाम हो, चित्तौड़गढ़ जिले से प्रश्न आता है, और खास तौर पर इसमें इतिहास में बहुत ही बड़ी इसकी भूमिका होती है कि मेवाड़ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम जियोग्राफी की दृष्टि से देखें तो जिंक वगैरह यहाँ पे जो भी हड़ौती के क्षेत्र और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जितने भी अरावली के क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, वो खनिजों के एक प्रकार से कहा है बहुतायात भंडार है। तो खनिजों की दृष्टि से भी वो वाला इलाका इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आज यहाँ पे देखिएगा, ये किसी स्पेशल है, ठीक है ना। आप कोई भी तैयारी करो, जैसे वनपाल और वन रक्षक के फॉर्म चल रहे हैं, तो आपने मेरी यहाँ पे आशा है कि फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा, ठीक है। नौकरी चाहे कैसी भी हो, बहुत अच्छी नौकरी है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है और पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ पटवार का एग्जाम होने वाला है, हाईकोर्ट का एग्जाम होने वाला है, इनके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए आपकी क्लास है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से 50 प्रश्न यहाँ पे हम लेके आए हैं और देखेंगे कि सबसे यहाँ पे क्या 50 प्रश्नों में से आप क्या आंसर बताते हैं और आपके यहाँ पे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा। थोड़ी सा साइज है वो छोटी रहेगी, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है भाई टाइपिंग में, तो देखिएगा साइज है वो थोड़ी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें क्या कहा गया है, एशिया का सबसे बड़ा, राजस्थान की बात नहीं कर रही है, भारत का बात नहीं कर रहा, बल्कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है ना, उस पूरे महाद्वीप का क्या सबसे बड़ा है, इनके पूरे ऑल ओवर एशिया का बड़ा है। तो भाई राजस्थान का भी तो बड़ा होने वाला, भारत का भी बड़ा होगा। एशिया में ही तो भारत है और भारत में ही राजस्थान है। तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा जो जिंक स्मेयर सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, वो आपसे पूछा गया। देखिएगा, जिंक साथियों क्या एक प्रकार का खनिज है, आप कह सकते हैं ये क्या है, खनिज है, ठीक है। जिंक, जिसको क्या जेड एन से लिखा जाता है। साइंस के अंदर जैसे पुलिस वगैरह हो गए जिनमें साइंस आती, तो उनमें अक्सर ये पूछा जाता है कि जेड एन को कैसे लिखा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, इसको हम प्रतीक कह सकते हैं। और क्रमांक पूछे तो ये साथियों क्या है, आवर्त सारणी में 30वें नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक है वो 30 होता है, ठीक है। तो ये जिंक स्मेयर सेंटर है वो कहां पर स्थापित किया गया है, वो आपको यहां पे बताना है। बस्सी, चंदेरिया, अकोला, भैंसरोडगढ़, आप कहेंगे ये स्थान कहां पे है साथियों, ये चारों के चारों स्थान कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चारों के चारों स्थान चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि हम ऑल ओवर चित्तौड़गढ़ का जिला दर्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई बहनों, यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां पर क्या एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेयर सेंटर स्थापित किया गया है। इनके यहाँ पे एक जिंक स्मेयर सेंटर लगाया जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा जिंक स्मेयर सेंटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और यहाँ पे बी वाले राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, थोड़ी सी इसकी मैं साइज छोटी कर लेता हूं भाई। देखिएगा, उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना कहां स्थापित किया गया। जो डीएपी खाद होती है, जो भी मेरे भाई बहन क्या है किसान परिवार से होंगे उनको पता होगा, हम क्या करते हैं खेत में अच्छी पैदावार हो इसके लिए एक तो लाते हैं यूरिया। क्या लाते हैं, यूरिया लाते हैं भाई, ठीक है, यूरिया, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन वगैरह आती है, NH3 वगैरह, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा साथियों हम यहाँ पे क्या लाते हैं, इसके साथ साथ हम डीएपी भी लाते हैं, डाया अमोनियम फास्फेट होता है जिसका सूत्र, ठीक है, डीएपी, डाया अमोनियम फास्फेट। तो वो लाके हम खेत के अंदर डालते हैं और क्या फसल अच्छी होती है, कि क्या एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। तो इसका कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया था, ये उत्तरी भारत का पहला कारखाना, सबसे पहले बनने वाला कारखाना है ये। डीएपी का कारखाना कहां स्थापित किया गया था, अकोला, कपासन, रावत भाटा, भोपालपुरा। भाई परमाणु शक्ति गृह आएगा तभी आप रावत भाटा पे टिक करोगे, अभी तो करोगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, पहचान वाला लग रहा है कि रावत भाटा अच्छा है, सुना हुआ है, तो टिक नहीं करना है, यहाँ पे कपासन हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का कपासन स्थान है, वहां पे साथियों क्या है, उत्तरी भारत का पहला डीएपी का कारखाना स्थापित किया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका बी आंसर है वो सही हो जाएगा। जिसने भी बी बताया उन सभी के सही है, जिनका गलत हुआ है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुनार की बावड़ी कहां है। बताओ साथियों, सुनार की बावड़ी कहां है। आप कहोगे लोहार की बावड़ी, सुनार की बावड़ी, क्या है ये साथियों। सुनार की बावड़ी एक बावड़ी है जो क्या सुनार नाम से प्रसिद्ध है, उसको सुनार की बावड़ी कहा जाता है। तो ये किस कहां पर स्थित है वो आपको बताना है। बेंगू में, बड़ी सादड़ी में, मातृकुंडिया में और चित्तौड़गढ़ में। तो आपको बता दूं क्या, एक किसान आंदोलन भी यहाँ पे हो रुका है भाई, ठीक है, हो चुका है, तो बता देंगे अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे क्या, हमें तो यहाँ पे किसान आंदोलन वाले तो क्या दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो भाई दोनों में से थोड़ा अच्छा चूज करना है, हरिद्वार वाला काम यहाँ पे नहीं आएगा। बिल्कुल साथियों क्या ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, बेंगू। याद कीजिए बेंगू किसान आंदोलन भी हुआ था, तो यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा, बेंगू के अंदर ये सुनार की बावड़ी।
मातृकुंड या रासमी में भी आंदोलन हुआ था, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसको क्या हरिद्वार कहा जाता है, तो हरिद्वार वाला आपको नहीं बताना था, मैंने हिंट दे दिया था। तो ये साथियों क्या है, मातृकुंड या रासमी, इसको क्या मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसको राजस्थान का हरिद्वार कह सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी भाई भाई ने ए आंसर बताया ना, उनका है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर वाले राइट हो जाएंगे। सोनार की बावड़ी है वो बेंगू जिले के अंदर, बेंगू स्थान है चित्तौड़गढ़ जिले में, वहां स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, अफीम मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। जब भी हम राजस्थान की कला और संस्कृति या इतिहास के अंदर झांकते हैं तो एक मंदिर है जिसको अफीम मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताएंगे अफीम मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है, किसका मंदिर है, उसको अफीम के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़ा फेमस मंदिर है, चित्तौड़गढ़ साइड है, राजसमंद साइड है, वहां पे बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। ठीक है ना, अपन कहते हैं ना जय बोलो तो जय श्री कृष्णा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जय सांवरिया सेठ की। भाई क्या सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। जो सांवरिया सेठ का मंदिर है ना, इस मंदिर को अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, मीरा मंदिर चित्तौड़ में भी है, मेड़ता में भी है। ठीक है, शिव मंदिर तो भाई आपके गांव के अंदर भी होगा, और सांवरिया सेठ का जो मंदिर है साथियों, ये क्या है, अफीम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी आंसर बताने वाले सभी भाई बहन हमारे सही हो जाएंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न थोड़े ज्यादा है, 50 प्रश्न है, तो हमें थोड़ा सा क्या स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चलूंगा, लेकिन ज्यादा फास्ट भी नहीं, अच्छे से चलूंगा ताकि आपको समझ में भी आ सके। तो देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर कृषि की जाती थी, आप सभी को पता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां पे कृषि की जाती है, बहुत बड़ा दुर्ग है, क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। आमेर दुर्ग तो जयपुर के अंदर है, जहां पे क्या कृषि नहीं की जाती है, ध्यान रखना। आमेर दुर्ग के जयपुर के अंदर है भाई। ठीक है, यहाँ के महल है जो बड़े प्रसिद्ध है, और आमेर दुर्ग जयपुर का जो शीश महल है ना, ये शीश महल क्या है, पूरे राजस्थान का सबसे अच्छा है और सुंदर शीश महल है। ठीक है, तो शीश महल है वो तो भाई कहाँ का, आमेर का प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बिल्कुल साथियों, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। जैसलमेर दुर्ग, बिल्कुल सोनारगढ़ दुर्ग, जो क्या साथियों, जो 7 अजूबे हैं ना, उन 7 अजूबों के अंदर क्या है, शामिल है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभा का जो शिल्पी था मंडन, उनने क्या भाई इसका शिल्पी कह सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो यहां पे साथियों क्या बी आंसर राइट हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है। यहां पे कुछ तालाब भी मैंने आपको बताए थे, उन तालाबों के नाम बताना है। ठीक है, भीमताल तालाब है या भीमलात है, बताएंगे। चित्तौड़ के इस दुर्ग में भीमलात तालाब है या भीमताल है, ये 2 तालाब है, दोनों अलग अलग जिलों में। तो इन पे आपको क्या कंफर्म करेंगे, किस किस को पता है, देखना चाहता हूं। ठीक है, कमेंट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, जो तेरह ताली नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, वो आपसे पूछा गया है, बताएंगे साथियों। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। तेरह ताली नृत्य के बारे में बता दूं तो तेरह ताली नृत्य, इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति होती है कहां से, पादरला गांव पाली से। ठीक है, पादरला है, ये पादरला गांव कहां पर है, पादरला गांव मैं आपको बताना चाहूंगा पाली के अंदर है। ठीक है, यहां से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर पूछ ले तेरह ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप सभी को पता है, जय किसकी बोलेंगे आप, बाबा रामदेव जी की बोलेंगे, क्योंकि जो रोणेचा है, रामदेवरा है, वहां पर क्या ये इसका प्रमुख केंद्र है। कौन करता है तेरह ताली नृत्य, तो साथियों जो कौन, कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है। ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है, शरीर पर 13 ही तो मंजीरें बांधती है और 13 प्रकार की कलाएं बताती है, तो इसको कहा जाता है तेरह ताली नृत्य। अब बता दो इसकी नृत्यांगना कौन है, कोमल कोठारी, रमा दत्त, मीरा देवी और मांगी बाई। बिल्कुल साथियों, मांगी बाई होगा, जिसने क्या कहते हैं ना देवर और जेठ भाई, तो जेठ जी थे इनके, उनसे इन्होंने ये कला सीखी थी तेरह ताली की। डी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में जिस भी भाई बहन ने डी बताया है वो राइट हो जाएंगे। और भी मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, वहां से प्रश्न भी पूछ सकता है कि कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है तेरह ताली नृत्य, उत्पत्ति पादरला पाली से, केंद्र है वो रामदेवरा है रोणीचा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न क्या है तो देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा यहां से क्या पूछ रहा है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं। अरे यारों, ये तो क्या बातों ही बातों में आपको बता चुका हूं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। पुष्कर, देखिए पुष्कर कहां पर है, अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। यहां पर कहेंगे तीर्थों का क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। तीर्थों का क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। ठीक है, इसको तो हम क्या कहेंगे, तीर्थों का मामा कहेंगे। उसके बाद बात की जाए भांजा, तो मचकुंड धौलपुर के अंदर है। तीर्थों का भांजा किसे कहेंगे, भाई मामा आएगा तो भांजा भी आएगा ना। हाँ, हाईवे पे ट्रक देखते हो पीछे लिखा होता है मामा भांजा, तो भांजा किधर चला जाएगा। भांजा साथियों कहते हैं मचकुंड है, कहां पर, धौलपुर के अंदर है मचकुंड।
धौलपुर, इसको कहा जाएगा तीर्थों का भांजा और पुष्कर को कहा जाएगा मामा। उसके बाद चित्तौड़गढ़ है, आप सभी को पता है, ठीक है, वो चित्तौड़गढ़ प्रॉपर है, इसको हरिद्वार हम नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मात्रकुंडिया, बिल्कुल साथियों, मात्रकुंडिया पड़ता है रास में चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा राजस्थान का हरिद्वार। कुछ समय मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी देना था कि तीर्थराज अजमेर है और भांजा कौन है, मचकुंड धौलपुर है। 2-3 प्रश्न एक साथ करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यहां से आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कुमारपाल का शिलालेख है वो 1150 ईस्वी के अंदर लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है। देखिएगा, ये पृथ्वीराज और क्या मोहम्मद गुरी की लड़ाई होती है उससे पहले लिख दिया गया है, 1150 ईस्वी में लिखा गया था, यानी उनसे पहले की बात है, लेकिन चौहान काल के अंदर ही लिखा गया, राजपूत काल, सॉरी चौहान काल नहीं, राजपूत काल। राजपूत काल आप सभी को पता है 7वीं सदी से 12वीं सदी तक चला था, ठीक है। पृथ्वीराज ने जब तक भाई क्या हार नहीं हुई उनकी, तब तक चला था, इनकी 1192 के अंदर, 1192 तक तो राजपूत काल था, ये 1150 है, इनकी राजपूत काल के अंदर ही लिखा गया है। तो बताएंगे ये है कुमारपाल का शिलालेख, तो इसके क्या है, रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। बताएंगे भाई 8वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, बाउक, रामकीर्ति, पुष्यक, गुणभद्र। भाई गुणभद्र हम अच्छी से एक प्रशस्ति पढ़ने वाले आगे, उसके अंदर देखेंगे गुणभद्र को, यहाँ पे रामकीर्ति हो जाएगा। क्या कुमारपाल के शिलालेख की रचयिता कौन है, रामकीर्ति है। जो भी भाई बहन बी बता रहे हैं उन सभी के यहाँ पे राइट आंसर है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन किसमें, बताएंगे साथियों, महाराणा कुंभा क्या, अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादक, ठीक है। तो बताएंगे साथियों, महाराणा कुंभा की जो उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो वर्णन कहां पे मिलता है, गोसुंडी प्रशस्ति के अंदर मिलता है। नहीं भाई, गोसुंडी प्रशस्ति के अंदर क्या महाराणा कुंभा के बारे में नहीं मिलता है। ये गोसुंडी का अभिलेख भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, याद रखना। ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है गोसुंडी का अभिलेख। जैन कीर्त स्तंभ प्रशस्ति चाहती हूँ, जो क्या जैन कीर्त स्तंभ बना हुआ है वहां पे लगी हुई है, ठीक है, ऋषभ देव जी के लिए। और कीर्त स्तंभ प्रशस्ति ये साथियों क्या है, जो विष्णु ध्वज बना हुआ है, कीर्त स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां पे इसके साथ एक प्रशस्ति लगी हुई है। कौन सी मंजिल है भाई, 9वीं मंजिल है ना। 8वीं मंजिल पे क्या है, कोई मूर्तियां नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना 9वीं मंजिल पर क्या लगी हुई है, एक प्रशस्ति लगी हुई है। इसको साथियों क्या यहां पे मिलेगा आपको, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में वर्णन। तो यहां पे क्या सी आंसर राइट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कहां पर, विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लगी हुई है। टोटल 9 मंजिलें हैं, 9वीं मंजिल पर लगी हुई है, 8वीं मंजिल है, उस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। और विजय स्तंभ को क्या मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो बिल्कुल साथियों यहां से जिसने भी सी बताया वो राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आशा है कि मैं आपको साइड में ये जानकारी बता रहा हूं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो बताएंगे कि इसी प्रकार से चलने दें, नहीं तो भाई क्या ओनली फॉर पर्सन और आंसर रखेंगे। निम्न में से कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं था। साथियों क्या होता था, जो मध्यकालीन राजस्थान था, ठीक है, तो उसके अंदर साथियों क्या होता था, विभिन्न प्रकार के सिक्के चलते थे। सिक्के तो पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं भाई, ठीक है, लेकिन वो सिक्के और इन सिक्कों में फर्क है। आज थोड़े नोट ज्यादा चलते हैं, सिक्के कम चलते हैं। कहते हैं ना, हाँ पहला चलता चांदी आड़ा सिक्का, न अब चले नोट कड़कड़िया। तो बात हो रही है भाई, चित्तौड़ी सिक्के चलते थे। कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, चित्तौड़ से संबंधित कौन सा नहीं है, चित्तौड़ी, शाह आलमी, मदन शाही और स्वरूप शाही। तो बिल्कुल साथियों प्रश्न नंबर 10 के अंदर आप पकड़ चुके होंगे, चित्तौड़ी चित्तौड़ में चला, शाह आलमी भी यहाँ पे चला था, उसके बाद स्वरूप शाही भी स्वरूप सिंह जी ने चलाया था। मदन शाही साथियों ये कोटा वगैरह उस साइड का है, ठीक है, कोटा वगैरह झालावाड़ उस साइड का ये सिक्का है, मदन शाही सिक्का, ठीक है, झालावाड़ की साइड का। तो ये साथियों इसमें नहीं आएगा, इनकी सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कि मदन शाही सिक्का मेवाड़ से संबंधित नहीं है। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न दे रहा हूं भाई, ठीक है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, आरटीएस की मतलब आरएस में ही आ जाएगा, आरटी जो आरएस वगैरह हाई लेवल की तैयारी कर रहा है, वैसे पटवार में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, क्या अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद कौन सा सिक्का चलाया था। बताओ भाई, अकबर ने चित्तौड़ विजय के, अभी नहीं बताना, बाद में कमेंट करना, क्योंकि ये जो पर्सन बता देगा बहुत टैलेंटेड आदमी है, गहराई से अध्ययन कर रहा है, ये मैं मान लूंगा। अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ में कौन सा सिक्का चलाया था, चित्तौड़ विजय के बाद कौन सा सिक्का चलाया था, बताएंगे, ठीक है। अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद क्या कौन सा सिक्का चलाया था, उसके बारे में आपको, यह आपका वक्त रहेगा, इसको आपको क्या क्लास खत्म होने के बाद लिखना है, ठीक है ना, किस किस को आता है देखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेवाड़ राज्य के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं थी, मेवाड़ के जो सिक्के थे उन पे क्या किनकी आकृति नहीं है वो आपको बताना है। देखिएगा, पशु पक्षी, सूर्य, धनुष और नाव। तो साथियों अच्छे से इसको देखिएगा, पशु पक्षी, सूर्य, धनुष और नाव, इसका आदर्श वाक्य याद कर लीजिएगा। मेवाड़ का ध्वज कैसा था वो याद कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेवाड़ के सिक्के कैसे होंगे। जो दृढ़ राखे धर्म को, तेई राखे करतार, ठीक है। और आपको पता ध्वज पे सूर्य बना हुआ है भाई, क्या सूर्य बना हुआ है। और भाई देखिएगा सिक्के है तो पशु पक्षी, देखिए पशु गाय थी भाई, मेवाड़ के सिक्कों पर बप्पा रावल ने सिक्का चलाया था, उसमें क्या थी, गाय थी, तो पशु पक्षी तो आ गए। सूर्य आ गया, धनुष साथियों बिल्कुल
बिल्कुल धनुष भी है मेवाड़ के सिक्कों पर, ठीक है, था, मतलब पहले जो भी सिक्के थे उन पे थी। नाव भाई कहीं नहीं देखी, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या था सर, मरुस्थल था, रेगिस्तान था, हमें कहीं नाव की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, हम तटीय क्षेत्र की ओर नहीं गए, तो यहाँ पे क्या डी आंसर आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के अंदर। मेवाड़ के सिक्कों पे क्या नाव नहीं है, ठीक है, यानी कि डी बताने वाले सभी भाई बहन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गोसुंडी का शिलालेख किस सभ्यता से प्राप्त है, बताएंगे साथियों। जो गोसुंडी का शिलालेख है ना, ये किस सभ्यता के बारे में जानकारी देता है आपको। क्या हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, वो आपको यहाँ पे बताना है। गिलुंड से, नगर से, नगरी से और आहाड़ सभ्यता से, बताएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे गिलुंड साथियों राजसमंद के अंदर है गिलुंड सभ्यता, इसको आहाड़ सभ्यता का ही एक भाग माना जाता है। क्या आहाड़ सभ्यता से ही मतलब इसका विस्तार हुआ है, ऐसा माना जाता है। आहाड़ कहाँ पर है, तो आहाड़ साथियों उदयपुर के अंदर है। यहीं पे आहाड़ पे क्या है, गंगोद्भव, जिसको गंगू कुंड के नाम से जाना जाता है, गंगू कुंड के नाम से जानते हैं, गंगोद्भव भी कहा जाता है। अगर आपने एक दो अच्छे से गाने देखे होंगे भाई, ठीक है, हाँ राजस्थानी वगैरह, तो वहाँ पे गंगोद्भव का भी कहीं ना कहीं आपको चित्र मिल जाएगा, क्योंकि अब तो क्या भाई उदयपुर तो एक प्रकार से क्या है, बिल्कुल मुंबई कैसे फिल्म अब वैसे ही क्या है, शूटिंग वगैरह अच्छी होती है गानों की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नगरी साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, और यहीं पे साथियों क्या है, बिल्कुल गोसुंडी का शिलालेख है, वो क्या है, नगरी सभ्यता के बारे में क्या करेगा, जानकारी देगा। इनकी यहाँ पे क्या है, सी आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों सी आंसर बताने वाले राइट हो जाएंगे कि गोसुंडी का शिलालेख है वो क्या नगरी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, हाथी बरकला के शिलालेख की खोज किसने की। आप कहेंगे ये प्रश्न तो भाई क्या है, बड़ा अटपटा है, पहली बार देखा है हाथी बरकला के शिलालेख का खोजकर्ता पूछा गया। तो ये साथियों प्रश्न जो क्या पटवार हो गया, पटवार में भाई आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं, ठीक है। आरपीएससी बहुत अच्छे प्रश्न देगी, आरएमएसएस भी तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, आरपीएससी के सेम ही चलने वाली है। तो बताएंगे साथियों ये श्यामल दास है, आरसी अग्रवाल, दयाराम साहनी और अलमानंद घोष। हाथी बरकला का शिलालेख आपसे पूछा है, इसकी खोज किसने की। तो आरसी अग्रवाल को तो आप जानते हो, सभ्यताओं में थे ये, तो दयाराम साहनी हो गए, अलमानंद घोष हो गए, ठीक है, ये सब सभ्यताओं में थे ना। आप इनके लिए याद रहो, हाथी आपने नहीं देखा है, ठीक है, चित्तौड़ में आपने कहीं हाथी नहीं देखा, तो हाथी क्या होता है, श्याम जी ने देखा था, ऐसे कुछ याद कर लो भाई। क्या है कि हाथी श्याम जी ने देखा था, हमने किसी ने नहीं देखा है, आज तक आपने इनको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन श्यामलाल को आज से याद कर लेना कि हाथी बरकला का शिलालेख है वो श्यामलाल का। हाथी किसका था, श्याम जी का था, याद रख लो। हाथी किसका था साथियों, श्याम जी का हाथी था भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका ए आंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद इसकी जिसको जानकारी थी ना, बहुत अच्छी तैयारी है भाई यहाँ पे, ठीक है। कुछ मार्केट क्वेश्चन है जो मेरे लिए क्या है, मैंने छांट के किए भाई कि ये प्रश्न जिस बंदे को आ रहे ना, तैयारी बहुत अच्छी है, तो ये प्रश्न जिसने बताया बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छी तैयारी मान सकते हैं आपकी, ठीक है। नगरी सभ्यता के बारे में असत्य कथन है, ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पे क्या इसको समझना, सत्य है, असत्य है नहीं है, ये थोड़ा संगत है, असंगत है, इनसे थोड़ा सा क्या अच्छे से समझना, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, नगरी सभ्यता से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, शक्तकालीन अवशेष मिले, जो शक था, शककालीन, ठीक है, शक साम्राज्य, उसके क्या अवशेष मिले हैं यहाँ पे हमें, या फिर क्या सिवी जनपद के सिक्के मिले भाई, सिवी जनपद भी आता था यहाँ पे, तो ये भी तो मिले हैं। प्राचीन नाम मध्यमिका था भाई, देखिएगा प्राचीन नाम इसका मध्यमिका था क्या नगरी का, बिल्कुल था नगरी का। तो यहाँ पे साथियों आप कहेंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के अंदर। तो देखिए साथियों ये क्या थी, सिवी जनपद के अंदर आती थी, सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी, तो सिवी जनपद के सिक्के भी मिलेंगे, और इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, तो ये भी मिलेंगे। और साथियों इसके साथ साथ यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं, ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं महाजनपद काल के, जनपद काल के, लेकिन शककालीन सिक्के यहाँ पे नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना, इसके कोई अवशेष यहाँ पे नहीं मिले, बाकी गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे क्या बी है वो साथियों क्या है, गलत है, यानी कि शककालीन अवशेष यहाँ से नहीं मिलेंगे। गुप्तकालीन सिवी जनपद की राजधानी थी, प्राचीन नाम मध्यमिका था, तीनों क्या है राइट है, यानी कि बी आंसर यहाँ पे असत्य था, जिसको हमने क्या चयन कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा मुणत नैणसी ने भाई, ठीक है, आंसर ही आ गया भाई, ठीक है, कैन का किस्मत अच्छी हो तो देखिएगा भाई इसका आंसर ही देख लो कि मुणत नैणसी ने गुइल वंश की कितनी शाखाओं का, 24 शाखाओं का, बिल्कुल बताना नहीं चाहता था लेकिन क्या मजबूरी रह गई है। तो यहाँ पे क्या मुणत नैणसी ने 24 शाखाओं का वर्णन किया है गुइलों की, जब से पढ़ाना स्टार्ट किया था ना तभी बता दिया था गुइल वंश, ठीक है। अब मेरे को तो ये बताओ, प्रश्न तो चेंज कर लेंगे भाई, चिंता किसकी है, जरा ये बता दो कि कर्नल जेम्स टोड है ना, कर्नल जेम्स टोड है जो घोड़े वाले बाबा थे अपने, ठीक है, अंग्रेज है, घोड़े वालों अंग्रेज हो, उसने साथियों कितनी शाखाएं बताई थी गुइलों की, ये बता दो फटाफट से कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 हमारा हो गया है। तो क्या भाई 16वां प्रश्न क्या है, मेवाड़ में गुइलों के कुल देवता का
मेला कब भरता है? कुल देवता किसे कहा जाता है जिसे मेवाड़ के महाराणा अपना दीवान बताते थे? कौन? एकलिंग जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एकलिंग जी का मेला है वो कब भरता है? मेवाड़ के गुइलों के कुल देवता है एकलिंग जी, जिनका मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, आश्विन अमावस्या, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। देखिए एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी के अंदर है। कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है इनका मंदिर एकलिंग जी का। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है, किसने बनाया था? तो जो काल भोज या बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा रावल नाम था काल भोज, बप्पा रावल की ऊपरी थी, तो उसने ये मंदिर बनाया था। ठीक है, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण रायमल वगैरह कराते हैं, उसके बाद राज सिंह भी कराते हैं। तो ये सब स्टोरी ये नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाएगा कैलाशपुरी मंदिर, ये एकलिंग जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। निर्माण किसने कराया? काल भोज या बप्पा रावल ने। और यहाँ पे मेला कब भरता है तो बता दूं आपको, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या भरता है? यहाँ पे मेला भरता है। ठीक है, हाँ, शिवजी फूंके 13 बार। ठीक है, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, शिवजी फूंके 13 बार, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, यानी कि आपका ट्रिक है शिवजी की जो महाशिवरात्रि का दिन होता है उसी दिन यहाँ पे मेला भरता है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, इस आपने फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी और एकलिंग जी पे ध्यान दिया होता तो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला कब भरता है? चलिए एकलिंग जी का मेला हमने महाशिवरात्रि के दिन भर दिया, तो चित्तौड़गढ़ में जो जोहर मेला है, देखिए जोहर है भाई, ठीक है, 3 साके हुए हैं, 3 बार जोहर हुआ है चित्तौड़ में। ठीक है, तो वो जोहर मेला कब भरेगा? चित्तौड़गढ़ का फेमस है जोहर मेला, बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। चैत्र कृष्ण एकादशी, वैशाख कृष्ण त्रयोदशी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों क्या है? एका चकना है। क्या चकना है? एका चकना है। एकादशी है चैत्र कृष्ण की। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था? जोर हुआ था, चक एक। ठीक है, एक जोर आपको चकना है, चक एक, चैत्र एकादशी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ये साथियों मेरे कुछ ट्रिक्स है, जुगाड़ कहते हैं याद करने के, तो आप भी अपना कैसे ऐसे याद करने का ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में साथियों जो जोहर मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है, याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है? चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। खिलजी का यहाँ पे क्या हो गया? शासन हो गया। ठीक है, क्या कर दिया? पद्मिनी ने जौहर कर दिया, रतन सिंह का भाई क्या धोखे से पकड़ के ले गए, युद्ध में मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या अलाउद्दीन इस दुर्ग को जीतने के बाद नाम क्या रखेगा? कब की घटना है? ये है 1301 की घटना। क्या बताओ, क्या ये 1301 की घटना है? नहीं भाई, ये 1303 की घटना है। 1301 में कहां पे साथियों? हमीरदेव चौहान, कहां पर? रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान, रंगदेव और पद्मदेव ने जल जोहर किया था। राजस्थान का पहला साका था, रणथंभौर का दूसरा। यहाँ पे देखिए 1303 में कहां पे हो जाता है? दूसरी बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। तो उस समय अलाउद्दीन ने इसका नाम क्या कर दिया था? आप इसका एक पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर क्या कर दिया था? खिजराबाद नाम कर दिया था। तो सी आंसर यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जोटिंग भट्ट और धनकेश्वर किसके दरबारी थे? बताओ भाई, धनकेश्वर का नाम सुना है क्या? जोटिंग भट्ट और धनकेश्वर है वो किसके दरबारी थे, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, अब बताएंगे कुछ लोग यहाँ पे क्या, जिनका दरबारी पूछा जाता है ना कि इनका ही दरबारी तो पूछते हैं, तो उसका ही ऑप्शन देंगे। लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुंभा का ही आपको दरबारी पूछे या सांगा का ही पूछे, कभी कभी क्या हमेरी लाखा के भी पूछ लिए जाते हैं, मोकल के पूछ लिए जाते हैं। तो बताएंगे साथियों, जोटिंग भट्ट और धनकेश्वर किसके दरबारी थे? तो याद रखना साथियों, राणा हमीर के दरबारी थे। ये क्या? नहीं भाई, मोकल के थे। नहीं भाई, कुंभा के मैंने आपको 4 दरबारी लिखे थे। ठीक है, जो क्या सोम सूरी हो गए, सुंदर सुनी मुंदर, जो सुंदर मुनि सूरी वगैरह थे। ठीक है, यहाँ पे साथियों ये क्या है? बिल्कुल लाखा के क्या थे? लाखा के दरबारी थे साथियों, याद रखना। यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। जोटिंग भट्ट और धनकेश्वर राणा लाखा के दरबारी थे। लाखा को हम इतिहास में क्यों याद करेंगे? विशेष रूप से क्योंकि पिछोला झील बनी हुई है कहां पर? उदयपुर के अंदर है पिछोला झील। तो पिछोला झील उदयपुर का साथियों निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था राणा लाखा के शासनकाल में। क्या लाखा ने कराया था? भाई किताबों में तो, इतिहास में तो पढ़ने का मजा आता है कि एक का नाम था चिड़ीमार, एक का नाम चिड़ीमार, यहां पर कुछ लोग कहते हैं बिच्छूमार। बिच्छूमार और चिड़ीमार नाम का एक क्या था? बंजारा था। इस बंजारे ने क्या किया? इसके बेल की मृत्यु हो गई तो उसकी स्मृति में क्या बना दी? पिछोला झील बना दी। देखिए यार, हम मूर्तियां बनाते हैं, इसने क्या अच्छा काम कर दिया? झील बना दी। ठीक है, उसके बाद साथियों इसके समय क्या सीसा जस्ता की खान है, जिसको जुड़वा खनिज कहेंगे, उसके साथ साथ वहां से चांदी भी निकलती है। तो वो खान कौन सी है? जावर खान। तो जावर खान है उदयपुर के अंदर। ठीक है, जावर खान माइंस। ठीक है ना, कोई मतलब आदमी का नाम होता है जावर खान, वो बात नहीं कर रहा हूं। जावर माइंस खनिज की जो खान है उदयपुर के अंदर, इसकी खोज भी किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में हुई थी। उसके साथ साथ लाखा को आप याद रखेंगे, हंसाबाई का विवाह हुआ था लाखा से, फिर क्या मोकल उत्पन्न हुआ था भाई उनसे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है, एक चीज़ आपको और याद रखनी होगी यहाँ पे, जो मैं क्या है इसने एक हट कर ली थी, कौन सा, जो बूंदी का किला है उसको जीतने की, तारागढ़ को हट कर ली थी जीतने की, लेकिन बाद में मिट्टी का एक तारागढ़ दुर्ग बना के इसने फतेह किया और मन खुश कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है लाखा के बारे में जानकारी। और जोटिंग भट्ट और धनकेसर भी क्या थे, लाखा के दरबारी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के किस राजा के पुत्र ने नेपाल में राणा शाखा की शुरुआत की? राणाओं का भाई डंका कहां पे, नेपाल तक बजाया, किसने बजाया बता दो। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताओ भाई। कुंभकर्ण ने, समर सिंह ने, रण सिंह ने और क्या तेज सिंह ने। तो यहां पे साथियों क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। मेवाड़ के किस शासक राजा के क्या पुत्र ने क्या किया, नेपाल में राणा शाखा की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल साथियों क्या यहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर देखिएगा, राजा के पुत्र ने पूछा है यार। बिल्कुल बिल्कुल जो कुंभकर्ण बता रहे ना मेरे भाई बहन, अरे यार आपको आंसर तो आता है लेकिन प्रश्न को आप नहीं समझ पाए हो। किस राजा के पुत्र ने की थी, तो कुंभकर्ण ने की थी, ये तो बात सही है, लेकिन ये किसका पुत्र था, तो ये समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण। यानी कि समर सिंह के पुत्र ने क्या, समर सिंह के पुत्र ने राणा शाखा की शुरुआत की नेपाल में। तो समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण जिसने राणा शाखा की शुरुआत की नेपाल में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि आपको उसका नाम न पूछ के उसके पिता का नाम पूछ लिया भाई, ठीक है, तो बी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रण सिंह क्यों है भाई, तो देखिएगा रण सिंह के साथियों दो पुत्र थे, आप सभी को पता है, एक तो कौन था, रतन सिंह वगैरह, जो भी ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं। वैसे इसमें क्या हम डिटेल में जाएंगे तो फिर ये लंबा चौड़ा बन जाएगा। ठीक है, राउत वगैरह थे, फिर सिसोदा ठिकाने के अंदर जाते हैं, सिसोदिया वंश की स्थापना हो जाती है। इधर रतन सिंह जी का जो मतलब क्या है, हाँ मृत्यु वीर गति को प्राप्त होने के बाद वापस से अमीर आता है वहां से, और क्या सिसोदिया वंश की स्थापना करा। तेज सिंह के शासनकाल में साथियों क्या नागौर वगैरह ये वाला छात्र था ना, ये भी मेवाड़ के अंडर में था और इसने बहुत अच्छी अच्छी उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक वगैरह, जो मैं आपको बता चुका था। यानी कि यहाँ पे आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो देखिएगा मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में विजय स्तंभ पर बिजली गिरी। साथियों क्या विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, 9 मंजिला विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ के बारे में बात यहां पे नहीं करेंगे, पहले कर चुके थे कि 9 मंजिला विजय स्तंभ है ना, तो ये 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर क्या हो गया था, बिजली गिर गई थी और फिर इसने क्या करा दिया, पुनर्निर्माण करा दिया। तो किसके शासनकाल में गिरी थी बिजली, बता देंगे फटाफट से, प्रश्न नंबर 21 में। ठीक है, अच्छी जगह बिजली गिर जाए तो उसको भाई याद करते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और एक ऐसी पहले घटना भी हुई थी बिजली की, क्या एक व्यक्ति था विकलांग, ठीक है, उसको मतलब लकवा था, ठीक है, लकवा था, कुर्सी पे बैठ के चलता था, लेकिन एक दिन कहीं बाहर जा रहा था, कुर्सी पे बैठ के ऊपर बिजली गिरी, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, और वहां पे वापस क्या मतलब बिजली गिरती साथियों दिमाग को बहुत बड़ा झटका लगता है, तो वापस वहां उसकी जो नसें थी वो एक्टिव हो गई, ठीक है, और हॉस्पिटल से उठते ही चलना शुरू हो गया, वो लकवा वकवा कहीं चला गया पता ही नहीं चला था, वो उसके लिए एक वरदान था। बाकी बिजली बहुत खतरनाक होती है, बहुत बड़ा, ये अपने घर की बिजली तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये लाइट तो कुछ है नहीं, बहुत बड़ा झटका देती है भाई। तो यहाँ पे साथियों देखिएगा किसके शासनकाल में विजय स्तंभ गिरी और 9वीं मंजिल है वो खत्म कर दी थी, फिर इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, बिल्कुल स्वरूप सिंह ने कराया था। क्या बिल्कुल साथियों स्वरूप सिंह ने कराया था विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण, तो डी आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आवल बावल की संधि कब हुई, बताएंगे साथियों। आवल और बावल की संधि कब हुई थी ये बताना है। आवल बावल की संधि क्या थी, इस संधि को क्या मैं मारवाड़ मेवाड़ संधि कह सकता हूं, आवल बावल की संधि को क्या मैं मारवाड़ मेवाड़ संधि कह सकता हूं, क्या मैं इस संधि को गुहिल सिसोदिया संधि कह सकता हूं। गुहिल सिसोदिया कैसे हो जाएगी, गुहिल सिसोदिया या फिर क्या गुहिल राठौड़ या सिसोदिया राठौड़ संधि कह सकता हूं, गुहिल या सिसोदिया, ठीक है, गुहिल या सिसोदिया एक ही बात है, राठौड़ इसको क्या मैं गुहिल राठौड़ संधि कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। लाखा और क्या लाखा कहां पे आया भाई, यहां पे क्या कुंभा आएगा, कौन आएगा, कुंभा, बिल्कुल साथियों आवल बावल की संधि है, तो ये साथियों होती है महाराणा कुंभा और क्या इधर जोधपुर में कौन था, जोधा था। तो 22 प्रश्न नंबर आंसर में क्या कुंभा और जोधा के बीच होती है 1453 के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपका क्या 53 नहीं बोलना साथियों, क्या 53 बोलना है, क्या बोलना है 1453, ठीक है 1453 इसी में ये होती है, डी आंसर यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 के अंदर। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, बताओ भाई, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है। ऐसे ऐसे जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है उसके अंदर किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा हो जाएगी, संस्कृत, मेवाड़ी, अवधी या राजस्थानी। देखिए अवधी दो शब्द होते हैं, एक हम अवधि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और एक हम अवधि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये मैं जो आपको पढ़ाने में जितनी अवधि ले रहा हूं, ये अवधि क्या है, समय है, छोटी मात्रा है समय, बड़ी मात्रा है क्या है, भाषा हो जाएगा, समय छोटा है भाषा बड़ी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के साथ में जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है भाई, ये कौन सी, मेवाड़ी भाषा। ज्यादातर कीर्तियां क्या है, ज्यादातर साथियों संस्कृत में लिखी जाती है, उसके इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है वगैरह, लेकिन ये मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है। तो आपको थोड़ा क्या याद रखना होगा,
कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि की जो भाषा है वो कौन सी है, मेवाड़ी है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, महाराणा कुंभा के समकालीन गुजरात का शासक कौन था। साथियों मेवाड़ का इतिहास से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, तो इसमें तो क्या है, डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि क्या लास्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, लास्ट क्लास नहीं है मेवाड़ की, तो भाई देखिएगा, उम्मीदें जितनी होती है उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा क्या मन हल्का फुल्का टूट जाता है। तो भाई क्या है, बिल्कुल अगर अच्छा से सपोर्ट करेंगे तो वो भी मिलेगी। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का पूछा, ध्यान रखना मालवा का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा, कुतुबुद्दीन शाह, मुआजिद खां, शम्स खां और महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के टाइम का पूछा है। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्या कुतुबुद्दीन शाह कहां का था, गुजरात का था, कुंभा के टाइम की बात कर रहा हूं। मुजाहिद खां का हमें इतना नहीं रखना ख्याल, बाकी शम्स खां कहां का था, नागौर का था, ठीक है। महमूद खिलजी कहाँ का था साथियों, महमूद नहीं है, महमूद खिलजी है, ये मालवा या मांडू कह सकते हैं आप, वहाँ का शासक था कुंभा के टाइम। तो हमें गुजरात का पूछा, तो गुजरात का कौन था, कुतुबुद्दीन शाह था। तो ए आंसर बताने वाले भाई बहन मेरे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो क्या पूछा जा रहा, मीराबाई के गुरु कौन थे। बताओ भाई, मीरा जन्मी थी मेड़ते और कहाँ पे, चित्तौड़ में क्या किया था, विवाह किया था, किससे, भोजराज से, ठीक है। मीरा का विवाह किनसे हुआ था साथियों, भोजराज से हुआ था, ठीक है, भोजराज से, भोजराज, ठीक है, जो क्या सांगा का पुत्र था। मीराबाई के क्या सांगा क्या लगते थे, राणा सांगा ससुर जी लगते थे भाई, ठीक है। मीराबाई के पिता का नाम पूछा जाता है आपको, रतन सिंह जी, ठीक है। इनके नाना या दादा थे, उनका नाम पूछा जाता है, जो क्या दूदो जी था नाम, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। नागौर के अंदर मेड़ता, वहां पे जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे संत रैदास, कबीर, तुलसीदास या गुरु गोविंद। तो मीराबाई के साथियों गुरु कौन थे, यहाँ पे आपका ए आंसर क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है, संत रैदास। ये संत रैदास क्या थे, मीराबाई के गुरु का नाम था, ठीक है। संत रैदास की जाति कौन सी थी, बताओ यहाँ पे, ठीक है। जाति की बात साथियों ऐसे कि पूछा जाता है कि संत रैदास किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन देगा आपको, चर्मा परिवार, यानी कि जो मतलब कपड़ा, मतलब जो जूते होता है बनाते हैं, ठीक है, दे दिया, ब्राह्मण परिवार, बंजारा, ऐसे ऑप्शन देगा कहीं ना कहीं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो कमेंट करके बताएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु आया था। वो शासक आपको बताना जो क्या खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु आया था। यहाँ पे बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। पूछा गया प्रश्न की शैली समझो, उसकी भाषा समझो। आप कहते हो ना एग्जाम में प्रश्न करके आते हो और कहते हो मेरा सही है, इसका तो ये होता है, आपके हिसाब से वो सही है, क्योंकि आपने जैसा समझा वैसा आपने आंसर दे दिया है, और आपको आ भी रहा था। ऐसी बात नहीं कि प्रश्न नहीं आ रहा था, लेकिन प्रश्न को सही से समझ में नहीं आया। खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर जीत जाता है भाई, तुगलमा पद्धति अपनाता है, तोपों वगों का प्रयोग करता है, तो ठीक है, और राणा सांगा की हार हो जाती है। उसमें साथियों देखिएगा, पांति पर्वन की घोषणा की थी राणा सांगा ने, पांति पर्वन की विदेशियों को खदेड़ने जा रहा हूं, जो भी आना है वो आ जाओ। तो सभी आए थे और आना पड़ता भाई, पूरे सांगा का कंट्रोल था पूरे राजस्थान पे, पूरे राजपूताना को ये एक लेके चल रहा था, एक तरह किया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा खानवा के युद्ध में उसकी सहायता करने कौन आया था, तो देखिए राव गंगा। ये साथियों कहाँ का था, राव आया है तो मारवाड़ का ही था। कहाँ का, मारवाड़ का था राव गंगा। राव जोधा भी मारवाड़ का शासक था, लेकिन ये साथियों क्या है, राणा सांगा के टाइम में नहीं था, ठीक है। उसके बाद राव मालदेव, तो ये भी कहाँ का था, मारवाड़ का ही था। जसवंत सिंह इसके टाइम में नहीं था। तो अब भाई गंगा और मालदेव दो रहे, आप कहेंगे अब कौन था साथियों, कौन पर्सन क्या था, सहायता हेतु आया, इनकी सहायता हेतु कौन आया था वो बताओ। तो शासक तो कौन था, गंगा था। शासक पूछ ले कि खानवा के युद्ध में जो मतलब शासक था मारवाड़ का, वो कौन था, तो वो तो गंगा था। लेकिन गंगा ने अपने पुत्र यानी कि कुंवर मालदेव ने उसको ऑर्डर किया था कि जाओ 4000 की सेना लेके क्या करो, सांगा की हेल्प करो। तो सहायता हेतु हेल्प करने कौन आया था, राव मालदेव आया था। ये बात ध्यान रखना, सेना लेके मालदेव आया, शासक गंगा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा सहायता हेतु कौन आया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मालदेव हो जाएगा। बहुत अच्छी सी जानकारी है, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार है, ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा साथियों, वीरता के क्षेत्र में कोई अगर वीरता दिखाएगा तो उसको हम महाराणा प्रताप पुरस्कार देंगे। खेल के क्षेत्र में, सांप्रदायिकता के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे साथियों क्या है, एक बात यहाँ पे क्या हो जाती है कंफ्यूजन वाली हमें, महाराणा प्रताप क्या थे, बड़े वीर थे। तो हम क्या लिख देते हैं कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। उसके अगर उससे चूक भी जाए ना, जो लोग महाराणा प्रताप को वीर नहीं मानते, गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर चूक गए तो आ जाते हो सांप्रदायिक के क्षेत्र में कि ये भीलों के साथ बात रहे इसलिए दिया जाता। ऐसी बात नहीं है, ये पुरस्कार साथियों इन दोनों से हटके क्या खेल के क्षेत्र में दिया जाता। तो याद रखना, खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है कौन सा, महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो 27 के अंदर आपका बी आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे बी आंसर साथियों आपका राइट होगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे,
विश्व वल्लभ और राज तिलक की पद्धति के लेखक कौन है? ये प्रश्न एक एग्जाम में आया था और किसी गुरुजी ने शर्त लगाई थी कि आप क्या ठीक है नाम वाम नहीं लेंगे और वैसे क्या गुरुजी सही है, इसमें कौन सी गलती है, ठीक है अपना भी हो सकता है यार, शर्त क्यों लगाएं। तो कहा था कि मेवाड़ के इतिहास से एक प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, प्रश्न ये आया था मेवाड़ के इतिहास से, लेकिन बच्चों को पता नहीं चला कि ये मेवाड़ के इतिहास से प्रश्न है। वो आके क्या, हाँ आपने कहा था मेवाड़ के इतिहास से प्रश्न आएगा, नहीं आया। अरे भाई समझो, विश्व वल्लभ और राज तिलक की पद्धति के लेखक कौन है? तो साथियों ये है चक्रपाणी मिश्र। अब चक्रपाणी मिश्र कौन थे, ये कौन थे, इनका पता करो, मेवाड़ थे क्या? तो साथियों मेवाड़ का एक बहुत ही महान शासक हुआ है कौन, महाराणा प्रताप। और ये साथियों क्या थे, महाराणा प्रताप के दरबारी थे। कौन थे, महाराणा प्रताप के जो दरबारी थे ना, उनका नाम था चक्रपाणी मिश्र और इन्होंने किताब लिखी थी विश्व वल्लभ और राज तिलक की पद्धति। तो मेवाड़ से ही हुआ ना भाई, बिल्कुल मेवाड़ से। तो ऐसे डीपली प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और वैसे डीपली का ये तो क्या साहित्य से प्रश्न भी बनता है बहुत अच्छा कि विश्व वल्लभ और राज तिलक की जानकारी के लेखक कौन है इनकी पद्धतियों के। तो याद रखना चक्रपाणी मिश्र इनके लेखक है। अगर पूछ ले चक्रपाणी मिश्र कौन थे, तो ये महाराणा प्रताप के दरबारी थे। इस चीज का भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में किस सावनी के सैनिकों ने डुंगला गांव में शरण ली? साथियों क्या है ये सैनिक, मतलब कौन से हो सकते हैं, देखिएगा अलग अलग इतिहासकार है। वैसे तो जी क्या है यहाँ पे जो क्रांति लेखन किया है वो तो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है भाई। तो क्या इंडिया लेवल से देखे तो कहते हैं राजस्थान में क्रांति हुई नहीं थी 1857 की। यहाँ पे देखे तो कुछ और बताते हैं कि अलवर में हुई, भरतपुर में हुई, कोटा में विद्रोह हुआ था। कुछ लोग कोटा को क्रांति बताते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कहीं पे सैनिक भी लिखा हुआ है तो कहीं पे क्या है, अंग्रेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंग्रेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंग्रेज को थोड़ा अच्छा समझूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि हम जब RS वगैरह इसके किताबों में देखेंगे तो वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी मिलते हैं। तो किस सैनिक सावनी के अंग्रेजों ने क्या साथियों डुंगला गांव में शरण ली थी, यानी कि ये कहां से आए थे सैनिक जिन्होंने क्या, फिर डुंगला के अंदर रुगाराम नाम कहा जाता है किसान का, रुगाराम के यहाँ पे क्या ली, शरण ली, ठीक है। किसान का नाम वैसे नहीं पूछा जाता। डुंगला गांव कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, डुंगला गांव पड़ता है चित्तौड़ में। यहाँ पे किसान का नाम था रुगाराम, रुगाराम या रुगाराम। इसके यहाँ पे इसने क्या ली, अंग्रेजों ने शरण ली। लगभग 40 अंग्रेजों के परिवार थे, माना जाता है कि 40 परिवार थे। उसके बाद बताओ भाई उदयपुर का जो क्या मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो सावरस था भाई। क्या था, सावरस यहाँ का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। तो फिर सावरस आया और सावरस इनको यहाँ से छुड़ा के लेके गया। और कहाँ पे लेके गया, उसमें महाराणा कौन थे मेवाड़ के, स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह के पास लेके गया और क्या कहा, हाँ हेल्प में, क्या हेल्प करो हम सब की, ठीक है, हम मेरी हेल्प करो। फिर यहाँ पे क्या पिछुला झील लेके गए महाराणा, क्या महाराणा स्वरूप सिंह इनको सभी को कहाँ पे, पिछुला झील में लेके गए। और पिछुला झील में क्या बना हुआ है, जग मंदिर बना हुआ है। तो जग मंदिर के अंदर इनको शरण दी थी, ये स्टोरी याद रखना। तो ये कहाँ के अंग्रेज अधिकारी आए थे भाई, भाग के। तो यहाँ पे आपको बता दूं नीमच सावनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ पे भाग के आए थे। कहाँ पर, हाँ क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया, लेकिन डुंगला गांव में यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूपाराम ने इनको शरण दी। अब अंग्रेजी बोल रहे थे भाई, रूपाराम को क्या पता, हेल्प 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 करते आए और आके घर में घुस गए। अब जो क्या रुगाराम थे, ये रुगाराम यार ये क्या मामला है, तो उन्होंने फटाफट से व्हाट्सअप किया किसको, स्वरूप सिंह जी को व्हाट्सअप किया, यार अंग्रेज आ गए, कुछ हेल्प हेल्प कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां से सावा सावा है, ठीक है। ये सब स्टोरी याद रखनी है। बाकी व्हाट्सअप तो भाई क्या अभी आप चला रहे हो, वहां पे तो क्या, हाँ रामवास रॉयटे लेटर वगैरह ऐसे ही लेटर चला करते थे। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसके जनक के रूप में किसे कहा जाता है, किसको बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का आंसर 100 भी हो गया और वैसे इसको करना भी चाहिए, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कोई भी साधु सीताराम कमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखना। भले ही साधु सीताराम ने बिजोलिया, देखिए पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बिजोलिया है वो ऊपर माल के नाम से भी इनको जानते हैं। ऊपर माल क्यों कहते हैं साथियों, यहाँ पे साथियों जो इनका क्षेत्र है थोड़ा सा बिजोलिया से लेकर राजसमंद वगैरह इधर साला ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, पठारी भाग है, तो इसको ऊपर माल कहते हैं। बाकी साथियों इसका क्या है, इसको विज्यावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्यावली भी कहा जाता है। ये ऊपर माल है, क्या है, अशोक परमार को दी थी ये जागीर, किसने, राणा सांगा ने दी थी। अशोक परमार ने ये बसाया है बिजोलिया, यहाँ के मतलब संस्थापक कह सकते हैं। भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है बिजोलिया, कहाँ पर, भीलवाड़ा में पड़ता है। आप कहेंगे यारों आप तो चित्तौड़गढ़ का क्या करा रहे हो, चित्तौड़गढ़ का जिला पढ़ा रहे हो और भीलवाड़ा कहाँ से आ गया। अरे यारों भीलवाड़ा कहाँ पे आता था, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता था। क्यों, मेवाड़ रियासत का ही भाग था, एक प्रथम श्रेणी का था। कौन, बिजोलिया, ठीक है, प्रथम श्रेणी की क्या थी, एक जागीर थी बिजोलिया। तो उसमें किसान आंदोलन हुआ था जो क्या राजस्थान का क्या है,
प्रथम नहीं है भाई, राजस्थान का पहला आंदोलन नहीं है, बल्कि प्रथम संगठित सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, प्रथम संगठित था, सबसे बड़ा वो था बिजुलिया। बाकी क्या मेवाड़ जाट आंदोलन हुआ था, वो क्या था, वो राजस्थान का पहला आंदोलन था। तो ये तो कभी आंदोलन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल वाली जानकारी है। बाकी आपको ऑप्शन में अभी छोटे मोटे एग्जाम में मेवाड़ जाट ऑप्शन नहीं मिलता, सीधा बिजुलिया मिलता है, तो बिजुलिया टिक करके आ जाओगे, राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी जानकारी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे साथियों लगभग कहा जाता है कि 43-44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, 43 ईयर्स, ठीक है। तो अब इसके जनक किसे कहा जाएगा साथियों, देखिएगा ये आंदोलन कुल 3 चरणों में हुआ था, ठीक है, 3 चरणों में हुआ था ना। तो साधु सीताराम थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगर पहले चरण का पूछे तो आप साधु सीताराम को करेंगे, ठीक। लेकिन साथियों साधु सीताराम जी थे, वो इतना अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। ये तो भाई क्या एक मतलब सरकारी ऑफिसर ही थे उस समय के, और फिर लोगों ने कहा कि भाई हमारा मैनेजमेंट वगैरह करो, तो आवाज उठाई थी, बाकी नेतृत्व ये नहीं कर रहे थे। इनके एक प्रकार से इनके टाइम में आंदोलन तो हुआ था, लेकिन उतनी मतलब प्रसिद्धि नहीं मिली थी, उतना मतलब क्यों है उसको मतलब आगे कहते हैं ना कि भाई ये तो फेमस हो गया, उतना फेमस नहीं हुआ आंदोलन। लेकिन दूसरे चरण के अंदर इसी के बाद मतलब साधु सीताराम के आग्रह पर ही, ध्यान रखना किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक जुड़े, ये भी पूछ सकता है। मैं यहाँ पे एक एक लाइन बोल रहा हूँ ना, टाइम तो लग रहा है, लेकिन बहुत ही मसाला अच्छा सा क्रीम दे रहा हूँ, तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब जब भी विजय सिंह पथिक आए ना, भूप सिंह नाम था इनका, ठीक है। जो जैसे ही विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े ना, तो इनका एक दोस्त था जिनका नाम क्या था, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब कुछ याद आया क्या, हाँ याद आया या नहीं आया, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आया था भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, और छोटे मोटे में भी पूछा जाएगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे ये साथियों, कानपुर के थे, और कानपुर से क्या समाचार पत्र लिखते थे, प्रताप। तो इन्होंने भाई रिक्वेस्ट किया, एक राखी भेजी, क्या राखी भेजी, राखी का मतलब सहायता करना होता है, ठीक है। तो एक राखी भेजी क्या कि भाई ये बिजुलिया किसान आंदोलन है ना, इसका मुद्दा बहुत बड़ा, इसको आप क्या है मीडिया के माध्यम से उठाओ। मीडिया ही आज भाई है एक ज्यादा लोगों तक पहुंचने का साधन। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से क्या उसमें बिजुलिया किसान आंदोलन का यहाँ पे क्या किया था, जिक्र किया था। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे फेमस हुआ था किसके टाइम में, विजय सिंह पथिक के टाइम में। तो बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक कहेंगे विजय सिंह पथिक को। तो आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा साधु सीताराम और विजय सिंह पथिक का। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आया था कि बिजुलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से इसको प्रसिद्धि दिलाई। तो आपको पता विजय सिंह पथिक आते आपके मन में राजस्थान केसरी, चलो छोड़ो केसरी नहीं आया तो क्या तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ये आ जाते दिमाग में। और साला ऑप्शन में एग्जामिनर भी वही देगा, नवीन राजस्थान भी देगा, तरुण राजस्थान भी देगा, ताकि वो बच्चा टिक करे और गलत हो। लेकिन ध्यान रखना वो विजय सिंह पथिक के समाचार पत्रों में नहीं थे, वो साथियों क्या गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से प्रताप समाचार पत्र में प्रसिद्धि मिली थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि बिजुलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से प्रसिद्धि दिलाई, तो प्रताप समाचार पत्र हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की और यहाँ पे आपके क्या बिजुलिया किसान आंदोलन का जो जनक कहेंगे वो विजय सिंह पथिक को कहेंगे। बहुत साथियों अच्छी जानकारी है भाई, एक एक बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ये मेरा एक प्रयास कर रहा हूं कि इस तरीके से अगर आपको अच्छे समझ में आए, अच्छा सपोर्ट रहे, तो भाई क्या रोज ऐसे करेंगे, नहीं तो क्या है, ट्रायल तो है ही। अब देखिएगा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना, वैसे ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ हम पहले पढ़ते हैं तो उसकी क्षेत्रफल वगैरह क्या, उसकी आकृति है, कहाँ है, किस दिशा में, थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए। तो अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी जानकारी है भाई, बता देंगे क्या चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों 10,856 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर की जगह अगर वो क्या किलोमीटर करके स्कोर लिख देना तो भी घबराना नहीं। किलोमीटर स्कोर का मतलब ही क्या होता है, वर्ग किलोमीटर होता है, यानी कि ये पूरा एक मतलब वर्ग बनाते हैं ना, चारों भुजाएं समान होती है, तो ये मतलब इतना वाला एरिया ये वर्ग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये लगभग 10,856 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ जिला। तो यहाँ से बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है। अब देखिएगा ऐसे प्रश्न आते हैं और क्या है, भाई बहन क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, ये जो दुर्ग बना हुआ, ये दुर्ग बनाया किसने था, अंत तक जाओ, बैक जाओ, गोयल वंश से भी पीछे जाना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनाया था। तो आप सभी को पता है जो काल भोजा बप्पा रावल थे, अरे यार गलत है, बिल्कुल गलत है। काल भोजिया बप्पा रावल थे ना, आगे क्या कह रहा हूं वो सुनिए जरा। काल भोजिया बप्पा रावल थे साथियों, इन्होंने किनको हराया था, मान मोरी को। किनको हराया था, मान मोरी को हराया था, मान मोरे को, ठीक है, मान मोरी को। उसको हरा के ये क्या है, ये दुर्ग जीता था। तो किसको हरा के, भाई पहले भी दुर्ग तो था ना, काल भोज ने तो दुर्ग बनाया नहीं, काल भोज का तो याद रखना एकलिंग जी का मंदिर बनाया है, ठीक है, राजधानी वगैरह बनाई, वो याद रखो। तो ये दुर्ग साथियों क्या है, मौर्यों का था, यहाँ पे ध्यान रखना किसका था, मौर्यों का था। तो क्या मान मौर्य हो जाएगा, मैंने आपको कहा है कि मान मौर्य को रहा था, नहीं भाई वो बना के यहाँ नहीं बैठा था, चित्रांगन मौर्य ने चित्रकूट नाम से दुर्ग बनाया था जिसको चित्तौड़गढ़ कहा गया। यानी यहाँ पे क्या साथियों थोड़े ही जो डाउट होते हैं, आप प्रश्न गलत क्यों करते हो, क्या सोच के करते हो, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप सोचते हो काल भोज ने आक्रमण किया था, काल भोज राइट हो जाएगा, या फिर सोच लो कि मान मौर्य को रहता है तो मान मौर्य राइट हो जाएगा, लेकिन ये राइट नहीं होते। ये सिर्फ आपको क्या है, हाँ
टपकाने के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा ना, चित्रांगन मोरे हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता है वो चित्रांगन मोरे था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मौर्यों से कब जीता? देखिएगा, अभी मैंने आपको कहा था कि मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया था। ये दुर्ग कब जीता था वो आपको बताना है। तो बताएंगे भाई, यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 673, 634, 734 और 738। तो मेरे भाई बहन यहाँ पे क्या बता देंगे? बिल्कुल साथियों, प्रश्न नंबर 33वां है जिसके अंदर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। 4 3 कितने होते हैं? 4 3 7 होते हैं। और 7 पे क्या कितने हाथ की थी बप्पा रावल की धोती, वो याद रख लो। 4 3 7 और 52 53 हाथ कर लो भाई, जो भी करो, ठीक है, क्योंकि पूछते नहीं, याद रखना है। तो 4 3 7 यानी कि 4 3 7 734 के अंदर क्या कर लिया, 4 3 7 में आया इतने हाथ धोती वाला और क्या कर लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया। तो 734 याद रखो, कहीं कहीं पे 728 भी मिलता है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? 734 है। ऑथेंटिक बुक में 734 डेट मिलती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, कुमारपाल चरित्र के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? मैंने आपको बताया था जो कुमारपाल क्या था, कुमारपाल भाई, कुमारपाल चरित्र था, ठीक है, कुमारपाल चरित्र। उसके अनुसार साथियों क्या है, उसने एक ग्रंथ लिखा है कुमारपाल चरित्र, उसमें उसने लिखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो उसके अनुसार देखिए, वैसे तो आपने बताया कि चित्रांगन मोरे था, उसने क्या कराया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। लेकिन अगर आपको किसी का नाम देके पूछे, जैसे देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है, अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए तो आप वहां पे लिखते हैं अजय राज, क्या अजय राज। लेकिन अगर वो ऐसे ही अगर अलग करके देख ले कि किसी का नाम देगा, जैसे कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये अजय पाल ने कराया था, तो पूछे कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये इस दुर्ग का निर्माण, यानी किसी इतिहासकार का नाम देके पूछ रहा है तो थोड़ा ज्यादा सोचना, तो फिर क्या है, थोड़ी बहुत उसमें फेरबदल होगी। जैसे अजय राज का फिर क्या बन जाता है, अजय पाल बन जाता है, राज से पाल बन जाता है, ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर नहीं है कुछ भी तो ध्यान देखिएगा, वहां पे चित्रांगन मोरे था, यहाँ पे चित्रांग मोरे का क्या होगा, चित्रांग मोरे। थोड़ी बहुत हेरबदल होगी, नाम में परिवर्तन होते हैं, उसको कुछ सुनाई दिया, उसको कुछ सुनाई दिया, उसने कुछ लिखा, उसने कुछ लिखा, तो इसकी चिंता नहीं करनी हमारे लिए। यहाँ चिंता तो वो कर गए, तो भाई क्या है, चिंतन करके अच्छे से याद करना होगा। प्रश्न नंबर 34 में ए आंसर हट जाएगा। कुमारपाल के अनुसार, चरित्र के अनुसार चित्रांग मोरे ने बनाया था, बाकी पूछे ऑल ओवर तो चित्रांगन मोरे हो जाएगा। कुमार प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? दोबारा आ गया क्या, वो क्या था, वो कुमारपाल चरित्र था। ये क्या है, कुमारपाल प्रबंध है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये तो साथियों क्या है, बहुत बड़ा करा है। यहाँ पे साला वापस चित्रांगन मोरे हो जाएगा। अब आप कहेंगे तो पिछले वाला क्या था, पिछले वाले में लिखा हुआ था कुमारपाल प्रबंध की जगह क्या लिखा हुआ था, चरित्र लिखा हुआ था। अगर चरित्र दे रहा है तो आधा हो जाएगा। चरित्र क्या है, चरित्र दे रहा है तो पीछे अंग आएगा। चरित्र क्या है, हमारे जीवन का एक अंग है, ऐसे याद रख लो, क्या है, अंग है, ठीक है। और प्रबंध तो क्या है भाई, प्रबंध तो हम कैसे करते हैं, किसी को कैसे ठिकाने लगाते हैं, प्रबंध गधा है भाई, क्या है, गध, ऐसे जो भी अपने ट्रिक बनाओ यार, ठीक है। तो कुमारपाल प्रबंध पूछे तो चित्रागद मोरे हो जाएगा, ऑल ओवर पूछे चित्रागद मोरे हो जाएगा। यानी कि कुमारपाल प्रबंध पूछे तो भी चित्रागद मोरे याद मत करो, याद क्या करो, कुमारपाल चरित्र याद कर लो कि अगर कुमारपाल चरित्र पूछे तो चित्रांग मोरे होगा, बाकी प्रबंध हो गया, ऑल ओवर कुछ भी पूछे तो चित्रांगद मोरे होगा, ठीक है। तो ये बात आपको साथियों क्या यहाँ पे याद करनी होगी। तो बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ऐसे बेसिक से प्रश्न जो गलत होते हैं, क्योंकि आपने रख लिया है कुमारपाल चरित्र, अब वहां पे पूछा कुमारपाल प्रबंध, आप क्या चित्रांग मोरे टिक करके आएंगे, आप कहेंगे मेरा सही हो गया, फिर रिजल्ट आता कहते साली कॉपियां सही चेक नहीं होती है, या फिर ओमार सही चेक नहीं होती, स्कैन नहीं होती सही। अरे भाइयों, हमारा दिमाग यहाँ पे अच्छे से स्कैन नहीं कर पाया था, यही बात ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन में कितनी प्रकार की लाग बाग थी। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि बेंगू में किसान आंदोलन हुआ था, इसको हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। तो बेंगू किसान आंदोलन में कितनी प्रकार की लाग बाग, लाग बाग क्या होती थी, एक तो होती थी मध्यकालीन राजस्थान में लाग बाग, दूसरा होता था कर, कर माने क्या होगा, टैक्स। मैं आपसे टैक्स लूंगा, ठीक है। समर सिंह ने जैसे टैक्स लेके अलाउद्दीन को गुजरात जाने दिया था, मेवाड़ में, मैंने आपको पढ़ाया था। टैक्स क्या होता था, ये फिक्स होता था कि 1 साल के तेरे को मेरे को तू मुझे 5 रुपए देगा, तो ये फिक्स है, 5 रुपए राशि फिक्स है, निश्चित है, 1 साल समय निश्चित है। तो ये तो होता था टैक्स। लेकिन लाग बाग है वो कभी भी लगाई जा सकती थी, कभी भी कटाई जा सकती थी, कभी लेते कभी नहीं लेते, मतलब ये कोई निश्चित नहीं थी, कभी भी कुछ भी ले सकते थे, वो लाग बाग होती। लाग बाग मतलब अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, लागा भागा रहा, क्या लागा भागा रहा। जैसे कोई बाइक लेके जा रहा था कहीं पे, क्या मेरी बाइक थी, आप आए और क्या कर लिया, यार सर थोड़ी बाइक दो ना, मैं वहां पे जाके आता हूँ, बाजार में जाना है मुझे, क्या
हाथीपोल जाना है, कोई बुक लानी है अच्छी सी, तो आप वहाँ पे चले गए और क्या कर दिया, बाइक का इंडिकेटर तोड़ के आ गए। तो वो अब क्या, इंडिकेटर तोड़ दिया, टूट फूट हुई या नहीं हुई, अब आप उसकी भरपाई करोगे। यहाँ तो आप इंडिकेटर के मुझे 30-40 रुपये दोगे, सर इंडिकेटर टूट गया, लो ये 30-40 रुपये आप डलवा देना, या फिर आप डलवा के आओगे। तो ये फिक्स तो नहीं था ना, बाइक लेते ही मैंने आपको थोड़ा ही कहा कि मेरे यार इंडिकेटर डलवाना पड़ेगा, नहीं कहा, कोई फिक्स नहीं था। लेकिन आपने कहीं पे क्या बसीट टेका तो भाई क्या हो गया, बिल्कुल इंडिकेटर टूट गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे अंदाज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो ये लाख बागे फिक्स नहीं थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब साथियों ये मैं वैसे इंडिकेटर के पैसे नहीं लूंगा, चिंता मत करना। तो ये समझाने का एक तरीका था कि अनिश्चित होती थी, फिक्स नहीं होती थी। तो ये बेंगू में ऐसे कि कभी फिक्स नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। उतने मतलब उस टाइम में जब आंदोलन हुआ ना, तब ये कितने थे, फिक्स तो थे नहीं। आप कहेंगे तो फिर 20-24 आप कैसे कह सकते हैं, आंदोलन के टाइम में कितने थे वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेंगू किसान आंदोलन में, जब आंदोलन हो रहा था ना, तब बेंगू में पूछा नहीं है, बेंगू किसान आंदोलन में कितनी प्रकार की लागबाग थी वो पूछा है। तो यहां पे साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 36 के अंदर आपको ऑप्शन दे रखा 20, 24, 84 और 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जरा मेरे को आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा कर या लागबाग कहां पे थी, सबसे ज्यादा प्रकार की, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रकार के टैक्स या लागबाग कहां पे थे, टैक्स या लागबाग कहां पे थे, ये कौन बंदा बता सकता है, ये वही बता सकता है जो आरएस की तैयारी कर रहा है। यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है, मतलब आरएस लेवल की तैयारी आप मान सकते हैं। आप बिजोलिया बताओगे कि सर 84 प्रकार के कर थे, पहले से बता दूं वो गलत है, इससे भी ज्यादा थे, लगभग 200 के आर पार थे। ठीक है, मारवाड़ रियासत के अंदर जालोर वगैरह हो गए ना, मारवाड़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे साथियों मारवाड़ में और भी ज्यादा करते, ध्यान रखना, ज्यादा टैक्स थे। ठीक है, बिजोलिया से भी ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे बिजोलिया में एक किसान आंदोलन हुआ जिसकी तरह से ये क्या उभर के आ गए और सबके दिमाग में छप गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बेंगू का पूछा था, में 25 प्रकार की लागबाग थी। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा पारसोली समझौता कब हुआ, बताएंगे। इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना रट लो, पारसोली समझौता और ये डेट, सीधा सा प्रश्न आता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। तो याद रखेंगे 2 फरवरी 1922, 10 फरवरी 1924, 4 मार्च 1921, 10 जुलाई 1925। पारसोली समझौता जब भी आपसे पूछे तो क्या याद रखना है, 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी 1922। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, 2 है, फरवरी 2 है, और पीछे 2 कितने हो जाएंगे, 2 ये 2 साथ साथ में लिखेंगे तो कितने बनते, 22 बनते। अब भाई देखिए 1800 में ये नहीं हुआ था, तब तो मान लो क्रांति हुई थी, क्योंकि अगर 1822 लिखेंगे तो क्रांति भी नहीं हुई थी 1857 की, तो क्रांति तो 1857 में हुई है, तो पहले से तो कैसे हो जाएगा। तो आप क्या कर लो, 18 की जगह एक आगे कर लो, क्या कर लो, 19 कर लो, यानी कि 2/2/1922 को क्या होता है, पारसोली समझौता होता है। ठीक है, 2 फरवरी 1922 को ऐसे याद कर लो, जुगाड़ बनाओ अपना। ठीक है, ताकि भूलो नहीं, क्योंकि ये डेट आप जब भी देखोगे ना, जब भी अब ये डेट देखोगे आप 2/2/1922 तो आपको याद आ जाएगा, 2 फरवरी 1922, 2 लिख दिए, फिर 19, आपको याद आएगा ये तो यार पारसोली समझौते का ट्रिक था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर बताने वाले भाई बहन है वो राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, ट्रेंच आयोग का गठन किस आंदोलन में किया गया था। साथियों किसानों की मांग को, क्या किसानों की जो भी मांगे वगैरह थी, आंदोलन था, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनता है ट्रेंच आयोग। इस ट्रेंच आयोग का गठन है वो किस आंदोलन में किया था, ये जांच आयोग है वो किस आंदोलन के लिए आया था वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये वो किस आंदोलन के लिए आया था जांच आयोग, वो आपको बताना है। तो यहां पे बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीमुचना, बेंगू, बूंदी या बिजोलिया। तो देखिएगा नीमुचना कहां पे पड़ता है, नीमू और चना खाओ भाई, क्या खाओ, नीमू और चना खाओ, अलवर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये इजारा पद्धति थी, इजारा पद्धति के कारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, इजारा पद्धति क्या होती थी भाई, देखिएगा यहाँ पे भंडारण वगैरह कुछ नहीं होता था, सीधा बोल देते कि इतना खड़ी फसल है ना, तो खड़ी फसल के बोल दिया कि भाई आप बाजरी तेरे 10 बोरी होवेला, तो भाई जितनी भी है 6 बोरी मैंने दे दी, लार दी तेरे। ठीक है, हम भले 6 बोरी वो तू बिन देनी, 3 बोरी भाई तू बिन, तो 6 बोरी देनी पड़ेला। तो ये इजारा पद्धति थी। अब देखिएगा तो ये तो अलवर में हुआ था, नीमुचना में। बेंगू का किसान आंदोलन हमें अब कभी से पढ़ रहे हैं, इसमें 25 प्रकार के टैक्स वगैरह थे। ठीक है, चित्तौड़ में बूंदी या इसको बरड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मोदी बिजोलिया है, ये बिजोलिया क्या है, भीलवाड़ा में, ये भी पता है। तो यहाँ पे ट्रेंच आयोग है ना, ये ट्रेंच आयोग साथियों क्या आया था, बेंगू के अंदर आया था, बेंगू के किसान आंदोलन में क्या आया था, ट्रेंच आयोग आया था। तो यहाँ पे बी आंसर बताने वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। ट्रेंच आयोग का आप क्या याद रखेंगे, जेसी ट्रेंच करके शायद मेरे इसका कुछ नाम था, जेसी ट्रेंच। तो ट्रेंच आयोग मोदी में था, ट्रेंच कित आयोग, बूंदी मायो, याद रख लो। बूंदी मायो के नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान रखो यार, बेंगू में आया था, मोदी में नहीं आया था। क्या हो जाएगा, बेंगू हो जाएगा। अपनी एक्टिवता का भी भाई क्या परिचय देते रहना है, यहाँ पे बेंगू होगा राइट आंसर। ठीक है, 38 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, चूलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है, बताएंगे चूलिया जलप्रपात है वो कहां स्थित है, बता देंगे।
और आज का आपका कमेंट बॉक्स भी यही रहने वाला है कि ये किस नदी पर वगैरह है, जलप्रपात क्या होता है, क्या है इसमें, क्या नहीं है, ठीक है, कौन सी परियोजना वगैरह है, ये सब आपको कमेंट में आंसर लिखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे स्थान पूछ रहा हूँ, बाकी पूरा कमेंट में लिखोगे। और बस्सी, भोपालपुरा, भैंसरोडगढ़ और चंदेरिया। तो चंदेरिया में तो हमने क्या देखा था, पहले प्रश्न का आंसर चंदेरिया था, भूल गया, याद है साथियों। जिंक बताया था, जिंक स्नेयर केंद्र था, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्नेयर केंद्र था, तो वो तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में था। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, आप सभी को पता है, व्यापारियों द्वारा बनाया गया था, भैंसा और शाह व्यापारियों ने बनाया था। किसने? व्यापारियों द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था। कौन थे व्यापारी? भैंसा और शाह, ठीक है, तो ये तो याद है। भोपालपुरा भाई उदयपुर के आसपास चित्तौड़गढ़ की तरफ पड़ता है, ठीक है। और बस्सी भी चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पे क्या चूलिया जलप्रपात है क्या? बताओ भाई, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भैंसरोडगढ़ में है। क्या? भैंसरोडगढ़ के अंदर ये चूलिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे साथियों की, रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जो रंगाई छपाई होती है, ठीक है, प्रिंट होती है ना, प्रिंट, उसके लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अकोला। अब इसमें से 4 विकल्प दिए ना, इन 4 विकल्प में से कहाँ पे क्या प्रिंटिंग, रंगाई छपाई का काम होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे आपको दे देगा निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं था, अशोक गहलोत दे दिया, वसुंधरा राजे दे दिया, एक मेरा नाम दे दिया, रेखा और किसी का मुख्यमंत्री का नाम दे दिया, ठीक है, जयनारायण व्यास वगैरह। तो भाई मैं नहीं था, तो मैं ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे पहचानना है, ठीक है, कि क्या, हाँ, यहाँ मुख्यमंत्री बनने के कोई भाई इच्छा नहीं है, ठीक है, आप गलत मत समझना, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अकोला, बस्सी, अलवर, इसमें से कौन सा प्रसिद्ध केंद्र है, वो आपसे पूछा है। तो अकोला प्रिंट आपने नाम सुना होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर है अकोला प्रिंट। तो ये अकोला प्रिंट साथियों क्या है, फेमस है। इसमें से प्रिंट का केंद्र कौन सा? अकोला है। बाकी जो अजरक वगैरह प्रिंट वगैरह है हमारा जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर भी काफी फेमस है, ठीक है, प्रिंटिंग के मामले में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकोला है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी, द मेवाड़ शुगर मिल, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों प्रश्न नंबर 41 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। 1932 के अंदर जब आप सहकारियां समितियां वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आप इसको पढ़ेंगे कि 1932 के अंदर मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना होती है। शुगर नाम आ रहा है, कैसी मीन है? चीनी की मीन है, चीनी की मिल है, ठीक है। सूती वस्त्र और चीनी, ये बहुत ही क्या है, एक अच्छी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं हम हमारे उद्योगों की, ठीक है। पहले के टाइम के 1932 के अंदर क्या, द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 42 के अंदर। तो देखिएगा, कौन सा जिला चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं बनाता? बताओ कौन सा ऐसा जिला है जो क्या है, चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं बनाता। जैसे क्या करेगा, बड़े तौर पर इसको समझना जाए ना, तो जैसे दे दिया राजस्थान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा क्या, गुजरात दे देगा। दूसरा आपको क्या दे देगा, एमपी दे देगा। तीसरा आपको क्या दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा। और चौथा आपको यूपी दे देगा। तो अब गुजरात से हमारी सीमा लगती है, एमपी से लगती है, यूपी से लगती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं लगती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार कौन सा जिला चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं बनाता, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का पड़ोसी जिला कौन सा नहीं है। जिलों में ये थोड़ी दिक्कत हो जाती, थोड़ा मैप को अच्छे से देखेंगे। कोटा चित्तौड़ बिल्कुल नाम मिलता है। बूंदी चित्तौड़ थोड़ा सा देखेंगे। कोटा झालावाड़ चित्तौड़, ये थोड़ा क्या है आप कहेंगे, ये थोड़ा सा और ज्यादा अटपटा लग रहा है, उससे अटपटा है ना, हाँ ओके। भीलवाड़ा चित्तौड़, ये तो भाई मेवाड़ का हिस्सा ही था। अब जरा सोचिएगा, कोटा चित्तौड़, ये तो भाई मिलती है सीमा। अब इसमें से सोचो, झालावाड़ हो सकता है या बूंदी, जहां फंसते हो ना उन दोनों पे फिर विचार करो। तो देखिएगा, बूंदी है, आपने पता तारागढ़ दुर्ग था, फिर क्या लाका था उस समय वगैरह, तो ये तो कहीं ना कहीं पड़ोसी थे, तभी तो जीतने की वगैरह बात हो रही थी। और बूंदी के जो आड़ा थे वो काफी समय तक मेवाड़ के अधीन भी थे वगैरह। हाँ, बात तो समझ में आ रही, मतलब झालावाड़ यहाँ पे नहीं था। ऐसे यानी कि जैसे भी जितना नॉलेज, इतिहास का नॉलेज है ना, तो भी आप भूगोल का प्रश्न राइट कर लोगे। जैसे अभी ये प्रश्न इतिहास का है, ठीक है, भूगोल का है, सॉरी, प्रश्न भूगोल का, लेकिन आपको नॉलेज इतिहास का है ना, तो भी आप कहीं ना कहीं उसके सही आंसर तक पहुंच पाओगे। तो भाई नॉलेज को क्या करो, बढ़ाते रहो। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 में आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। झालावाड़ की सीमा क्या है, कोटा बूंदी की लगती है, भीलवाड़ा की लगेगी, लेकिन झालावाड़ की सीमा क्या है, झालावाड़ की सीमा साथियों चित्तौड़ से नहीं लगेगी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सीमेंट उत्पादन में राज्य में चित्तौड़ कौन से स्थान पर है। अब देखिए, इसी प्रश्न को घुमा के भी पूछा जा सकता है, आंसर बता के बताऊंगा, घुमा के कैसे पूछना नहीं। तो अभी आपका वो प्रश्न पूछे बता दूं तो आप मेरे को घुमा दोगे, ठीक है। तो सीमेंट उत्पादन में राज्य में चित्तौड़ का कौन सा स्थान है, बताओ भाई। चित्तौड़ को कौन सी रैंक मिलती है सीमेंट उत्पादन करने के अंदर। उत्पादन की बात की जा रही है, कारखानों की बात नहीं की जा रही है। तो आप कहेंगे जहां कारखाने ज्यादा होंगे वहां उत्पादन भी तो ज्यादा होगा यार, कहीं कम इकाइयां होती है कारखानों की, कई यूनिट ज्यादा होती है, ठीक है। तो साथियों सीमेंट उत्पादन के अंदर क्या निम्बाहेड़ा वगैरह हो गए, बहुत फेमस स्थान है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का प्रथम स्थान है। अभी इसी प्रश्न को वो कैसे देगा,
राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में क्या फर्स्ट कौन है, पहला जिला कौन सा? तो वही बात है, चित्तौड़गढ़ कौन है, पहले स्थान पर है। ठीक है, प्रश्न कैसे भी पूछे, आपको अगर उसका फैक्ट पता है तो आप सही कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उनके साथ जो चित्तौड़गढ़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? नदियों के संगम भी पूछ सकता है, दुर्ग के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं पूछा। यहाँ पे क्या पूछा, चित्तौड़गढ़ नगर कौन सी नदी, एक ही नदी का नाम बताना भाई, गंभीरी, बेड़च, बामनी और ओराई। तो प्रश्न नंबर 44 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे साथियों क्या राइट आंसर रहेगा, कौन सी नदी है? बेड़च हो जाएगी, बेड़च नदी हो जाएगी, जिसको क्या है आयड़ भी कहते थे। क्या कहेंगे, आयड़ भी कहते थे। बेड़च को क्या कहते थे, आयड़ भी कहेंगे। उदय सागर झील की स्टोरी याद रखेंगे, नाम इसका क्या हो जाता है, चेंज होता है। आहाड़ में भी क्या थी भाई, यही नदी थी। ठीक है, तो बेड़च या आयड़ है इसका पुराना नाम है, जहाँ पे क्या ताम्रवती संस्कृति, ठीक है, जो क्या थी बनास संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो साथियों आहाड़ सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ पे बी आंसर आपका राइट जगह, आहाड़ उदयपुर में है, ध्यान रखना, चित्तौड़ में नहीं है। तो 44 में क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, गंभीरी बांध कौन से स्थान पर है? जो गंभीरी नदी पर बांध बनाया गया है, गंभीरी बांध, वो कहां पर है, कौन से स्थान पर है? बताओ, रावतभाटा में है, भोपाल सागर में है, भैंसरोडगढ़ में है या नीमाहेड़ा में है? बताएंगे गंभीरी बांध कौन से स्थान पर स्थित है, बता दो साथियों फटाफट से, ये तो बेसिक से प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल साथियों क्या है ये, साथियों क्या हो जाएंगे, नीमाहेड़ा केंद्र हो जाएंगे। आप कहेंगे सर रावतभाटा अभी परमाणु शक्ति गृह का प्रश्न क्यों नहीं आया? अरे भाइयों, आज तो हम सिर्फ 50 प्रश्न करने वाले हैं, पहला भाग है, कल सेकंड भाग करेंगे तो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्या दुर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ पूरा जिला है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निम्बाहेड़ा वो राइट आंसर हो जाएगा। गंभीरी बांध है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आपको यहाँ से चित्तौड़ के कुछ स्थान भी याद हो जाएंगे होंगे। अगर सीधा पूछता ना गंभीरी बात कहां पर है और ऑप्शन नीमाहेड़ा देता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते, बाकी चित्तौड़ देता तो कर लेते, लेकिन चित्तौड़ में भी नीमाहेड़ा है, भैंसरोडगढ़ है, भोपाल सागर है, रावतभाटा, ये आपको याद हो गए ना, तो ये याद रखना। ठीक है, वैसे कहीं साथियों क्या होता है, रावतभाटा को कोटा में बताते हैं। क्या बताते हैं, कोटा में। तो जो कोटा सिटी है, कोटा से इसकी थोड़ी सी क्या दूरी कम है, बाकी चित्तौड़ से ज्यादा है, तो इसलिए कहते हैं कोटा के नजदीक पड़ता है, बाकी है चित्तौड़ में। आधिकारिक रूप से ये चित्तौड़गढ़ जिले में, ध्यान रखना, कोटा में नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा, 46वां प्रश्न है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग क्या कहलाता है? बताएंगे। कहीं ना कहीं हम इस प्रश्न की क्या पहले से व्याख्या कर चुके हैं, जब मैंने आपको क्या है किसान आंदोलन पढ़ाया था। यहाँ पे भी हिंट है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको हिंट की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। क्या भैंसरोडगढ़ से जो बिजोलिया तक का पठारी भाग है, जो क्या साथियों ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है, उसको कहा जाएगा ऊपर माल। क्या कहा जाएगा, ऊपर माल कहा जाएगा। और ऊपर माल नाम से एक ऊपर माल डंका नामक, क्या ऊपर माल डंका नामक समाचार पत्र लिखा था, वो किसने लिखा था बता दो साथ साथ में। ठीक है, गागर में सागर भरना है, नॉलेज भाई। देखिएगा ऊपरमाल डंका नामक समाचार पत्र किसने लिखा था, तो वो लिखा था पथिक जी ने, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल डंका नामक समाचार पत्र भी लिखा था, ध्यान रखना। और ये ऊपरमाल कहां पे है, जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का भाग है, ये ऊपर उठा हुआ पठारी भाग, उसको क्या कहेंगे, ऊपरमाल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे साथियों क्या आपका सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा हजरत दीवान शाह की दरगाह कहां स्थित है? हजरत दीवान शाह की दरगाह कहां पर स्थित है बताएंगे। मंडपिया, कपासन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है या फिर बेंगू के अंदर है? बेंगू मुख्य रूप से क्यों फेमस है? एक तो स्टार्टिंग में मैंने आपको आते क्या बताई थी, एक बावड़ी बताई थी। ठीक है, बावड़ी कौन सी थी फटाफट से कमेंट करो, यूं तो नहीं है पीछे वाला भूल रहे हो, आगे वाला याद करते जा रहे हो। बावड़ी बताई थी तो उससे बेंगू, बाकी बेंगू किसान आंदोलन है वो ध्यान रखना। कपासन भी आ गया है हमारा, मंडफिया अभी तक नहीं हुआ, चित्तौड़ दुर्ग आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हजरत दीवान शाह की दरगाह है ना, वो साथियों क्या वापस से याद रखेंगे आप, कपासन को। कपासन चित्तौड़ में है हजरत दीवान शाह की दरगाह। ठीक है, बी आंसर बताने वाले भाई बहन यहाँ पे सही हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। हजरत दीवान शाह कपासन गए थे, हजरत दीवान शाह कपासन गए। ठीक है, रट लो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीतलों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ भाई। चीतल की मरुभूमि कह सकते हो, चीतलों हेतु प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य? बस्सी अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ या तालसापर अभ्यारण्य। चीतल की मरुभूमि, चीतल हेतु कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो साथियों आप सभी को यहाँ पे पता है क्या है, बस्सी अभ्यारण्य है। ये क्या है, चीतलों हेतु क्या है साथियों, प्रसिद्ध है। तालसा पर पूछा जाता है तो तालसा पर कहां पर है साथियों, चूरू के अंदर है। क्या होता है यहाँ पे बताओ भाई, कृष्ण मृग होता है क्या? बताएंगे तालसा पर में कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है क्या है? ठीक है, फटाफट से कमेंट करेंगे, ये हम चूरू जिला दर्शन करेंगे, वहां पे अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी अभ्यारण्य है वो क्या है, चीतल की मरुभूमि है, चीतलों हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 49 है आज का, सेकंड लास्ट। गणगौर निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थान है कि गणगौर है वो कहां की प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछा। गणगौर, अब देखिएगा
प्रसिद्ध तो आप कहेंगे साथियों देखिएगा गुलाबी गणगौर की बात करोगे तो आप कहेंगे वो तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नॉर्मली गणगौर की बात करोगे तो वो तो जयपुर की प्रसिद्ध है। जैसे कजली तीज है वो कहाँ की, कजली तीज कहाँ की, बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ये तो कुछ ऐसे, लेकिन यहाँ पे गणगौर निर्माण जो उनकी मूर्तियां वगैरह जो भी गण और गौरी की, ठीक है, गौरी यहाँ से शिव जी से मतलब गण किसे कहा जाता है देखिएगा, गण और गौर, गौर ये नहीं, ये कहीं ना कहीं पार्वती को अंकित करता है। किसको? पार्वती, जो शिव जी की क्या थी, पत्नी थी भाई, ठीक है, हाँ, मैया पार्वती को अंकित करता है। तो इसी प्रकार ये जो इनके वो बनाए जाते हैं ना, इनकी जो सामग्री वगैरह बनती है, तो वो कहाँ पे बनती है वो आपसे पूछा गया है। प्रश्न को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 49 में वो साथियों का बस्ती के अंदर बनती है, याद रखना। जैसे कठपुतली उदयपुर के अंदर बनती है, ठीक है, नाचई कोई और जाती है, ठीक है, तो वो याद रखना है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बस्सी हो जाएगा, ठीक है। गणगौर निर्माण हेतु बस्सी है वो क्या है, फेमस स्थान है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट तक जुड़े रहना भाई, ठीक है, आपसे कुछ सजेशन भी लेना है, ठीक है। कल्याण, कमधज, योगी, ब्रह्मचारी किसके उपनाम है? अब तो आपको पता चल गया होगा, कल्याण है। कल्याण किसका होता है? कमधज है भाई, कोई आलस्य वाले से नहीं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेहनती आदमी है। बाल ब्रह्मचारी है और योगी है, योगी पुरुष है भाई। इतने सारे जिस आदमी में गुण होते हैं ना संसार में, उसका बहुत क्या मान सम्मान होता है, वो अपनी एक अलग सी पहचान बना जाता है, ठीक है। कर्मठ बन जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई फिर बाधा नहीं रोक सकती है, ठीक है। ठान लेता है ये करना, योगी पुरुष कहते हैं ना, ये तो योगी पुरुष है यार, इसकी ओर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो साथियों देखिएगा यहाँ पे क्या है, वो कौन है? कुंभा थे क्या? अब आप कहेंगे यार कुंभा ने बहुत सारी विजय वगैरह की। बाल ब्रह्मचारी है, याद रखना भाई, ठीक है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी देखिए अलग अलग अर्थ में होता है, ग्रस्त ब्रह्मचारी भी होता है, एक क्या होता है, ग्रस्त ब्रह्मचारी भी होता है। यानी कि अब देखिए ब्रह्मचारी का अर्थ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये हमारा कहने कहीं क्या है, हाँ, साइको समझने का फैक्ट है कि ब्रह्मचारी क्या होगा। और उसके बाद साथियों देखिए वैसे शादी न करना भी ब्रह्मचारी, लेकिन ग्रस्त ब्रह्मचारी भी होता है, हम ग्रस्त जिनमें रह के भी ब्रह्मचारी धारण करते हैं। बाल ब्रह्मचारी यानी कि क्या, बचपन से ही ब्रह्मचारी। तो बाल ब्रह्मचारी, योगी, कल्याण और कमधज। तो कल्याण तो पता चल रहा है ना यारों, बाकी शब्द छोड़ो, कल्याण तो पता चल रहा है ना। कल्याण सिंह राठौड़ कौन थे? कल्लाजी राठौड़ थे। तो साथियों ये कौन से थे? कल्लाजी राठौड़ थे। कल्लाजी राठौड़ लगाया होता तो थोड़ा आपको अच्छे से याद रहता, जिनको क्या कहा गया, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया। क्या कहा गया? जयमल जी को इन्होंने क्या दिया था, मतलब अपने कंधे पर बिठाया था। तो 4 हाथों वाले लोक देवता किनको कहा गया? कल्लाजी राठौड़ को कहा गया है। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ये लोक देवता है। और जब मुझे यहाँ पे डी है, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, फटाफट से लिख देंगे कमेंट में, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक बात और क्या याद आती है, यहाँ पे एक याद आती है, जब भी आपको कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ाएंगे ऐसे वीरों के बारे में, तो 2 वीरों की मैं आपको और बात करूंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति के लोक देवता किसे कहा जाता है? बताओ भाई, 1857 की क्रांति के लोक देवता किसे कहा जाता है? ये आपका क्या है आज का कमेंट वर्क है। बहुत सारे कमेंट वर्क भी दिए है ना भाई, तो बहुत सारा समझाया भी तो है, तो कमेंट का काम भी तो ज्यादा मिलने वाला है और बहुत अच्छे से कमेंट का काम भी करना है। 1-2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और लाइक और शेयर करने में तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो फटाफट से शेयर और लाइक भी कर देंगे। अब मेरे को बताओ कि ये जो आज तरीका अपना है ये कैसा लगा। सबसे पहले तो ये कमेंट करो, यहाँ पे 1-2 कमेंट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अंत तक बहुत ही कम लोग टिके रहते हैं, और जो अंत तक टिका रहता है ना वही सक्सेस होता है। तो पहले तो मेरे को ये बता दो कि वो कौन से महानुभाव है जो अंत तक, जिसने ये वीडियो देखा है, अंत तक टिके रहे, वो तो पहले कमेंट करो कि मैंने लास्ट तक देखा है। फिर दूसरा काम आपका यहाँ पे क्या है, ये जो आज का तरीका है, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा तरीका है, वैसे ही है, डेली ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन आज थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो आसपास की चीजें वो ज्यादा देने की कोशिश की है, ठीक है। तो जिससे क्या, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। 50 प्रश्न होते हैं, हम 50 मिनट में डेली कर लेते हैं, लेकिन आज लगभग 1 घंटा और 10-12 मिनट लग गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इतना टाइम लग गया है, तो क्या इतने टाइम के अंदर आपको और भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है वो आपके लिए उचित है, अच्छा है? अगर गुणवत्तापूर्ण है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि बिल्कुल इसी प्रकार एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ साथ में बताते रहना है, ताकि हम और भी एक दूसरे को लिंक कर पाए और याद कर पाए। या फिर नहीं सर हमारी तैयारी अच्छे से है, हमें आप सिर्फ प्रश्न और आंसर कराओ, हमें एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आप कमेंट करके बताना, ताकि आगे की मैं जो भी भविष्य की रणनीति है वो बना सकूं। और वन पाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो तो क्या है, बिल्कुल ले डूबना भाई, क्या है, ले डूबना, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रट लेना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो अब क्या करेंगे, मेरे जो भी भाई बहन अंत तक देखे हैं, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में कहते हैं ना घंटे का आइकन मिलेगा, यानी कि घंटी का आइकन मिलेगा अपने भाई, घंटी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो उस घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा, उसको ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जैसे ही अपनी अगली क्लास लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, अपने से बड़ों को आदर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, खुश रहिएगा। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।